हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चलिए आ जाइए। ये सबसे छोटू सा टॉपिक है और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। चलिए आ जाइए। ये एसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यहाँ पे आपको जो दी हुई है बहुत ईजी है। ठीक है, आ जाइए तो इसे एक बार देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स is a contract whereby the seller transfer to agree or transfer or agree to transfer the property in a goods to buyer for a price। ठीक है, ये सेल की डेफिनेशन अपने को दी हुई है। एसेंशियल एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए कौन से आ जाइए। सबसे पहले देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज। यहाँ पे दो पार्टी होगी, एक सेलर या एंड एक बायर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर यानी कि गुड्स होना चाहिए, जो कैसा होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, ओनरशिप राइट्स का ट्रांसफर होना चाहिए। सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे जो टाइटल का ट्रांसफर होगा वो ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ रेंट या ऐसा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी होना चाहिए, या तो इमीडिएट होगा या तो वो कब होगा, इंस्टॉलमेंट में या तो फ्यूचर में होगा। ठीक है, इसके बाद प्राइस की बात करें। प्राइस क्या है? प्राइस एक कंसिडरेशन है। प्राइस इज अ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। इसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये एब्सोल्यूट मतलब क्लियर विदाउट एनी कंडीशन, या तो कंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद अभी अपन बात करने वाले जो मेन मुद्दा है वो है कंडीशन एंड वारंटीज के बारे में। आ जाइए। कंडीशन एंड वारंटीज सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ताकि आपको बाद में जो लिखा है वो अपन अगर पढ़े तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो कंडीशन एंड वारंटी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी। ठीक है, तो कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशन वो चीज है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन चीज है, मेन सब्जेक्ट मैटर है, उसे अपन बोलते हैं कंडीशन। आप ऐसा भी बोल सकते हो कंडीशन को। कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो आप उसे क्या बोलते हैं, अरे भाई, गारंटी। यस, गारंटी भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि कंडीशन के बारे में जब बात की जाती है तो उसमें बात की जाती है बेटा मेन पर्पस के बारे में, मेन पर्पस के बारे में कि जिसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, कंडीशन में क्या होता है, अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो रही तो आपका पूरा गुड्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आता है कंडीशन में। कंडीशन को आप गारंटी की तरह देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, और वारंटी में क्या होता है? वारंटी में ये होता है कि वारंटी में अगर वो आपकी चीज है, ठीक है, वारंटी में चीज है तो वो चीज आपको क्या की जाती है, रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो कंडीशन में रिप्लेस होगी चीज, वारंटी में क्या होगा, वारंटी में उस चीज को क्या किया जाएगा, आपके डैमेजेस को आपको दिया जाएगा। कंडीशन की अगर हम बात करें तो मेन जो पर्पस है उस गुड्स का, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। और वारंटी जो रहता है वो अदर जो उसके जो और एलिमेंट्स है, फीचर्स है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी अगर हम केस टू केस अलग अलग भी बोल सकते हैं, जैसे अगर कार की बात करें या लैपटॉप की बात करें, वो चालू ही नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन में गिना जाएगा, वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जबकि वारंटी की अगर बात करें तो कुछ फीचर्स है, जो फीचर्स उसमें अवेलेबल नहीं है तो वो फीचर्स आपको डाल के दे, या फिर अगर कार की बात करें तो एसी काम नहीं कर रहा तो वो एसी आपको रिपेयर करके दे, वो चीज आपकी वारंटी में आ जाएगी। ठीक है, आ जाइए। तो कंडीशन के कारण कैंसिल, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, वारंटी में आपको डैमेजेस दिए जाते हैं। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। A stipulation in a contract of a sale with with reference to goods which are subject thereof may be or a warranty. A condition in is a stipulation essential to the main purpose। देखो कंडीशन क्या होता है, रिलेटेड टू क्या होता है, मेन पर्पस से रिलेटेड होता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ विच गिव्स रेज टू राइट टू ट्रीट अ कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट। रेपुडिएट मतलब कैंसिल करना। अगर ये ब्रीच होता है, अगर ये ब्रीच होता है तो राइट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेपुडिएट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैंसिल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। और यहाँ पे प्री रिक्विजिट आप बोल सकते हो। ये क्या है, प्री रिक्विजिट है। ठीक है, मतलब ये चीज होना चाहिए। तो अगर कंडीशन फॉलो नहीं हुई है तो क्या कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। वारंटी के बारे में बात करते हैं। वारंटी इज स्टिपुलेटेड कोलेटरल टू द मेन पर्पस। ये देखो वारंटी क्या है, कोलेटरल टू मेन पर्पस। मेन पर्पस जो आपका है लैपटॉप का यूज करना है, बट उसमें कुछ फीचर्स नहीं है तो वो कोलेटरल टू मेन पर्पस है। लैपटॉप परफेक्ट चल रहा है बट उसके कुछ फीचर्स की बात है तो वो कोलेटरल टू मेन पर्पस की बात में आ जाता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ विच, अगर इसका ब्रीच होगा तो आपको कौन सा राइट मिलेगा, क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, बट बट
बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, मतलब आप पूरे गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एसी अगर थोड़ा बहुत कम कूलिंग दे रहा है आपकी कार में तो ऐसा नहीं बोल सकते भैया पूरी कार ही वापस ले जाओ, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। नहीं, वो आपको एसी ठीक करके दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आपके पास रिजेक्ट करने का राइट्स नहीं है, बट आप डेफिनेटली डैमेजेस क्लेम कर सकते हो या उनको बोल सकते हो ये मुझे सही करके दो। ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेपुडिएट, एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेपुडिएट मतलब आप उसे कैंसिल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कौन सा राइट नहीं है? नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, एंड उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, रिजेक्ट करके आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास राइट कौन सा है इन कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। वेदर स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल इन अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स इन ईच केस। देखो कौन सी कंडीशन है कौन सी वारंटी है वो ईच केस पे डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। इन ईच केस condition and warranty depends on each case on a construction of a contract. A stipulation may be a condition though called warranty in a contract, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन और अलग अलग को वारंटी माना जाता है। चलो आ जाओ, यहाँ पे बोल रहे हैं आप स्टिपुलेशन को क्या बोल सकते हो भैया, सॉरी, आप क्या बोल सकते हो भैया, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कब होगा? कंडीशन में होगा, और अगर डैमेजेस कब क्लेम करोगे आप? वारंटी में क्लेम करोगे। दोनों का डिफरेंस दिया है, मैं जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वही हाईलाइट कर रहा हूँ। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू मेन पर्सन, मेन पर्पस, एसेंशियल टू मेन पर्पस। और अगर आप यहाँ वारंटी में बात करें, स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू मेन पर्पस, ठीक है, कोलेटरल टू मेन पर्पस, ओके, ठीक है। उसके बाद राइट्स के बारे में बात करते हैं। राइट्स कौन सा होता है? राइट यहाँ पे होता है रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, जबकि वारंटी में क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्लेम डैमेजेस, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ट्रीटमेंट क्या होगी इसमें? अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, दिस वुड हैपन वेयर द एग्रीड पार्टीज कंटेंटेड विद द डैमेज ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन को, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो जाएगा? देखो फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी मेन चीज चाहिए थी, मेन चीज चाहिए थी उसमें, ठीक है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, आपने कार में कोई रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ये फीचर ना चाहिए ही चाहिए, तो अब आपके लिए वो कंडीशन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बताया ये चीज चाहिए, बट अगर वो चीज नहीं है, ठीक है, अगर वो चीज नहीं है तो आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हो डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बताया था कि मैं जो कार परचेज कर रहा हूँ उसमें मुझे ये वाला फीचर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रूज कंट्रोल, तो आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर चाहिए बट वो नहीं है, जब आपको गाड़ी मिली आपने देखा इला ये तो फीचर ही नहीं है, तो आप उस गाड़ी को वापस भी दे सकते हो। बट आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी भी बना सकते हो। अब आपको लगा कि यार गाड़ी कौन रिप्लेस करवाए, फिर से 5 महीने का वेटिंग आएगा, आपने बोला एक काम करो, क्रूज कंट्रोल नहीं है चलेगा, मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा हूं, एक काम करो क्रूज कंट्रोल का जो भी आप मुझे, मतलब अगर आप नहीं डाल के दिए हो, ठीक है, बट आपने पूरा पैसा ले लिया, तो आप एक काम करो मुझे कुछ एज अ डैमेज के रूप में मुझे पैसे दे दो। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है, उसका ब्रीच ऑफ वारंटी भी ट्रीट कर सकते हो, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई गुड्स है जिसका आपके पास राइट है उसको रिप्लेस करवाने का, बट आप बोल रहे हो ठीक है मैं रिप्लेस नहीं करवाता, मैं मुझे कुछ डैमेजेस दे दो, बात खत्म, तो वो चीज आप कर सकते हो। बट कोई चीज ऐसी है जिसमें आपका थोड़ी बहुत ही खराबी है, ठीक है, थोड़ी बहुत खराबी है, उसके सामने आप डैमेज क्लेम कर सकते हो बट आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप डैमेज क्लेम कर सकते हो बट रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि आप वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंडीशन को वारंटी में ला सकते हो। आपके पास रिप्लेस करने का राइट है बट आपने बोला ठीक है मैं जाने देता हूँ, मैं रिप्लेस नहीं कर रहा, मैं मुझे डैमेजेस दे दो, बात खत्म। बट डैमेजेस है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं डैमेजेस नहीं क्लेम करना चाहता, मुझे रिप्लेस करके दो, तो रिप्लेस करके नहीं देंगे, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाए फिर क्या है, कंडीशन एंड वारंटीज में भी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी होता है, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स, या आपको बताया गया लिख के या बोल के आपको बताया गया कि ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी वारंटी है, ठीक है, मतलब ये गारंटी ये वारंटी है, ठीक है। और इम्प्लाइड भी होता है कि मतलब आपने को पता चलता है कि ठीक है यार ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। जैसे कि ओनरशिप, तो हम जिससे परचेस कर रहे हैं हम इम्प्लाइड, हम एज्यूम करेंगे कि हाँ ये चीज उसी की है, तो ये क्या हुआ, ये इम्प्लाइड वाली चीज हुई। और एक्सप्रेस वाली मतलब आपको एक्सप्रेस करके बताया गया कि ये चीजें इसमें है, ठीक है। when the terms of the contract expressly provided of for them, they known as a express condition or warranty। जब terms of the contract expressly provided, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटीज।
Implied condition and warranties are incorporated in every contract of a cell unless circumstances shows a different intention. ठीक है, नॉर्मली जो कुछ चीजों में हर केसेस में कुछ ना कुछ इम्प्लाइड कंडीशन वहां पे रहती है। आ जाओ टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। अब अभी अपन पढ़ेंगे, एक्सप्रेस तो समझ में आता है, जो बोला वो चीज, ठीक है, जो बताया वो चीज, बट इम्प्लाइड को देखना बहुत जरूरी है। इम्प्लाइड टाइप्स ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटीज। तो कौन सी इम्प्लाइड आपकी कंडीशन रहेगी और वारंटी रहेगी, मतलब हर केस में हम इतना तो एज्यूम कर ही लेंगे कि ये चीज तो होगी ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में। सबसे पहले हम जान रहे हैं बेटा इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में। आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया है पूरा इम्प्लाइड कंडीशन का, तो हम एक एक करके सीधा नीचे से पढ़ते हैं। आ जाओ, सबसे पहला कंडीशन टू टाइटल, ठीक है, मतलब आप एज्यूम कर रहे हो कि भैया ये जो टाइटल है, टाइटल मतलब ओनरशिप, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनरशिप टाइटल सब एक चीज है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो परचेज कर रहे हैं वो सामने वाले की ओनरशिप में, सामने वाले की ओनरशिप में। अगर उसको टाइटल डिफेक्ट होगा, ठीक है, तो अपने को भी प्रॉब्लम होगा, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एज्यूम करके चलेंगे कि क्या होगा, सामने वाला का भैया जो है, सामने वाला जो है उसका जो गुड्स है वो भैया उसकी ओनरशिप वाला है। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम एज्यूम क्या करेंगे, कौन सा इम्प्लाइड कंडीशन है कि ओनरशिप वाला। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन दैट सेलर हैज द राइट टू सेल। इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स, मतलब हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो सेल कर रहा है उसके पास राइट है गुड्स को सेल करने का, या तो वो ओनर होगा या तो वो एजेंट होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ कंडीशन एज टू टाइटल। इफ अ पर्सन सेल द गुड्स विदाउट हैविंग अ टाइटल, मतलब अगर सामने वाला कोई चीज बेच देता है जिसका उसके पास भैया क्या नहीं है, राइट भी नहीं है, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, मतलब बायर उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। द गुड्स कैन रिकवर द परचेज प्राइस फ्रॉम द सेलर, और परचेज प्राइस को रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कार बेची गई, ठीक है, और आपने कार परचेज करी, फिर आपको पता चला हिला ये कार उसकी नहीं थी, ये तो बाजू वाले की थी, ठीक है, और उसने सिर्फ ऐसा ही बात हुई थी उनको कि मुझे सेल करना है, कोई हो तो बताना, और इसने तो बेच भी दी। तो अब आपको पता है कि इसके पास राइट नहीं था और आपने परचेज कर लिया, तो आप क्या करोगे, उसको कार वापस दे सकते हो और आपने जितना भी पैसा दिया वो वापस ले सकते हो, अगर आपको पता चलता है कि भैया उसका टाइटल नहीं है तो। इफ अ पर्सन सेल गुड्स विदाउट हैविंग राइट, सेल गुड्स विदाउट हैविंग टाइटल, मतलब उसके पास कोई भी टाइटल नहीं था, बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट एंड रिकवर द परचेज प्राइस, ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को और परचेज प्राइस को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। आजा, फिर अपन बात करते हैं कंडीशन टू टाइटल, sorry, condition to description, where the goods are sold by the description there is an implied condition that the goods sell correspond with the description। मतलब अगर कोई चीज आपको बताए कि इसमें ये फीचर है ये फीचर है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हाँ वो फीचर होंगे, ठीक है, अगर नहीं होते तो आप उसे रिप्लेस करवा सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्रूज कंट्रोल वाला, हमने बोला क्रूज कंट्रोल चाहिए, वो बोला हाँ इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, जब आपको एक्चुअल में डिलीवरी मिली देखा कि अल्लाह ये तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका कंडीशन में आ गया, ये वारंटी में नहीं आया। अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता और फीचर नहीं है तो भैया क्या हो सकता है, तो आपका वारंटी में जा सकता है कि यार ये फीचर नहीं है, ठीक है, तो वो वारंटी में जा सकता है। बट अगर स्पेसिफिकली बोला है कि ये फीचर है और हमने भी बोला कि हमको चाहिए, और अगर नहीं है तो ये कहां पे जाएगा, ये आपका कंडीशन में जाएगा। तो ये भी इंप्लाइड कंडीशन है। इंप्लाइड कंडीशन कौन सी है, पहला देखा कि उसके पास राइट है, दूसरा उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि ये चीजें हैं, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो चीजें उसमें होगी। अगर नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। चलो आगे। चलो एक सेकेंड। ओके, फिर क्या है, कंडीशन टू डिस्क्रिप्शन, where the goods are sold by description there is an implied condition that the goods sell correspond with the description good, जैसा डिस्क्रिप्शन में बताया ऐसा होना चाहिए। कंडीशन टू, कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन, where goods are sold by description, implied condition that the goods sell correspond with the description, if they are not buyer may reject them or accept them or claim damages। भैया तो आप इसे क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो और डैमेज को क्लेम भी कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कंडीशन एज टू सैंपल, मतलब अगर आपको सैंपल दिखाया गया तो वो चीज वैसी होनी चाहिए। हम एज्यूम करेंगे कि जैसा सैंपल दिखाया वैसा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन। वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगी? इम्प्लाइड कंडीशन ये होगी कि दैट द बल्क ऑफ द गुड्स सेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, करस्पॉन्ड गुड्स सेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन अ क्वालिटी। क्वालिटी में कैसा होगा? जो सैंपल दिखाया वैसा ही होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। That the buyer shall have a reasonable opportunity of comparison the bulk with the sample। और बायर के पास क्या होना चाहिए? buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample। मतलब बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो बल्क को कंपेयर कर सके सैंपल के साथ। नेक्स्ट वन, दैट द गुड्स shall be free from latent defects which are not discoverable। ठीक है, लेटेंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? लेटेंट डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो सैंपल दिखा रहे हो वैसा ही आपको बाहर से तो दिख रहा है, बट ऐसा तो नहीं कोई अंदर से डिफेक्ट हो। तो लेटेंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? हिडन डिफेक्ट। क्या होता है? यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, हिडन डिफेक्ट। ठीक है, ये क्या है? हिडन डिफेक्ट्स उसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। मतलब अगर आपने सामने वाले ने डिस्क्रिप्शन भी दिया या आपने दिया और सैंपल भी दिखाया, तो अगर दोनों है तो दोनों की तरह होना चाहिए। पहले क्या था? राइट वाला कि उसके पास सेल करने का राइट। दूसरा, डिस्क्रिप्शन अगर दिया है तो डिस्क्रिप्शन के जैसा गुड्स होना चाहिए। तीसरा, सैंपल अगर बताया तो सैंपल जैसा गुड्स होना चाहिए। चौथा, डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल बोथ है तो वो दोनों को भैया क्या होना चाहिए? वो दोनों के जैसा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में बताया वैसा भी और सैंपल दिखाया वैसा भी। ठीक है, वेदर गुड्स आर सोल्ड बाय, were goods sold by sample as well as description, goods sold by sample as well as description। Implied condition that goods correspond both with sample and with description and condition sample जैसा दोनों का जैसा होना चाहिए। If goods supplies correspond only with the sample, अगर if goods supplied only with sample, अगर सिर्फ sample जैसा है and not with the description और वाइस वर्सा, या तो उससे उल्टा हो, बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों चीजें बताई गई है तो दोनों फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी फॉलो नहीं हुई तो बायर के पास राइट रहता है कि वो गुड्स को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज, आ जाओ, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। मतलब आपने अगर उसका जो फिटनेस या क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया है तो वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। एज अ जनरल रूल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी। क्वालिटी का कोई भी इम्प्लाइड रूल नहीं है, नो इम्प्लाइड रूल ऑफ क्वालिटी or fitness of the article for any particular purpose। It is the buyer's duty to select the goods। It is buyer duty to select the goods of his requirement। मतलब ये buyer की ड्यूटी है कि वो अपने हिसाब से goods को select करे। If subsequently the goods are found unsuitable for this purpose, seller will not be responsible। If subsequently goods are found unsuitable for his purpose, seller will not be responsible। तो seller responsible नहीं होगा। ठीक है, buyer be aware। ठीक है, अपन ने पढ़ा था आगे बायर बी अवेयर। ठीक है, मतलब बायर को खुद को भैया अपने आप से चूज करना है क्वालिटी के लिए। अगर वो उस हिसाब से नहीं निकलता तो जो बायर है वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने अपने हिसाब से सिलेक्ट करके लिया। अगर आप कोई ऐसी पेरिसेबल चीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट लेने गए हो तो बोलता है बंदा कि आपको जो पसंद आए वो अपने हिसाब से ले लो, तो आपने पसंद आए उस हिसाब से लिए और फिर आप उसको जाके बोलोगे ये तो बिगड़े हुए निकले, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, but there is an implied condition as to quality and fitness of the goods for the purpose of the buyer under the following condition। but following condition में implied condition किसका? quality and fitness का of goods किसमें? in a following condition, under following condition where the buyer has a made known to the seller। देखो अब ये कौन सा चीज है पता है? बायर भी अवेयर वाला पढ़ा था ना, वही चीज है उस। ठीक है, बायर भी अवेलेबल आपने पढ़ा था ना, वही वाला चीज है, बट यहाँ पे आपको कंडीशन में दिया है। उसमें भी क्या था कि बायर को अपने हिसाब से चूज करके लेने का। ठीक है, और बायर को भैया क्या मानेंगे? रिस्पॉन्सिबल। सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। बट सेलर को कब रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? कुछ केसेस में जो हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले। देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पे पढ़ा था। आजा पीछे लेके जाता हूँ।
वाला पीछे जाते हो। देखो ये वाला लेट बायर बी अवेयर वाला, ये वाला ठीक है। इसमें अपन ने क्या माना था कि कौन, ही कैन नॉट ब्लेम सेलर, देखो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर, ये लाइन में देखो आगे, ठीक है। मतलब कौन माना जाता है भैया, और जूम कर दो देख लो, देखो अभी ये वाला, ये जो है ठीक है। बट कुछ केसेस में वो क्या कर सकता है, वो कुछ केसेस में सेलर को क्लेम कर सकता है। कब, बायर एक्सप्रेस इम्प्लाइड नोन टू हिम द सेलर द पर्पस, उसने पर्पस बताया है, ठीक है। बॉट बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेलर, सेलर ने बताया उस तरीके से उसने परचेज किया है। उसने सेलर ने फ्रॉड कमिट किया है, या सेलर के ऊपर उसने क्या किया है, ट्रस्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे सब चीजों में क्या होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ पे फिर से कंडीशन में दी हुई है। आ जाइए तो अपन पढ़ते हैं, अभी आपके लिए इजी रहेगा, मैंने बता दिया है कि वही चीज है। तो ठीक है। वेर द बायर, देखो कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में भैया सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। implied condition to quality and fitness, but implied condition to quality and fitness of the goods for the purpose of the buyer under the following condition, following condition में अपन मानेंगे कौन सी condition, where the buyer has made known to seller the particular purpose, ठीक है, उसने particular purpose बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि उसने पर्पस के हिसाब से गुड्स को नहीं दिया। नेक्स्ट, द बायर शुड रिलाई, बायर रिलाई ऑन स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, मतलब सेलर ने बोला मैं देखो मैं ना अच्छे अच्छे ढूंढ के देता हूँ, और उसने खराब खराब दे दिए, तो यहाँ पे भी सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। वेयर द कंसेंट ऑफ द बायर, कंसेंट ऑफ द बायर वाज ऑब्टेन्ड बाय सेलर बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, उसने हमारी कंसेंट ली है, ठीक है, वो बोला कि मैंने तो आपको बता के ही रखा है, बट उसने क्या किया, हमसे फ्रॉड किया, या मिसरिप्रेजेंटेशन से उसने क्या किया, हमसे कंसेंट ले ली। तो इन केसेस में कौन सा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, सेलर, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। Next one, condition as to merchantability. Merchantability means acceptability in the market. Acceptability in the market. Acceptability in the market. In a contract of a sale, there is a implied condition that the goods purchased are merchantability quality. मतलब मार्केट में एक्सेप्ट हो ऐसी कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट में वो चलने वाला ही हो ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि क्या रेगुलर में क्या ये बिक सकता है कि नहीं बिक सकता। A watch that will not keep time and a pen that will not write cannot be regarded as a mercantile, मतलब सिंपल सी बात करें कि वॉच अगर टाइम नहीं दिखा रही तो कोई मतलब की नहीं है, और पेन अगर चल रही है लिख नहीं सकते तो कोई मतलब की नहीं है। मतलब अगर मार्केट में हम देखेंगे कि क्या पेन लिख सकती है, डेफिनेटली लिख सकती है तो ही बिकेगी, अदरवाइज नहीं बिकेगी। तो ये अगर पेन नहीं लिख सकती तो वो नहीं बिकनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल भी आपको देखना है, वॉच दैट विल नॉट कीप अ टाइम एंड पेन दैट विल नॉट राइट cannot be regarded as a mercantile, ठीक है। नेक्स्ट वन इज a condition as to wholesomeness। आ जाओ, दिस कंडीशन इज implied only in a contract of sale of eatable and provisions, ठीक है। यहाँ पे क्या है भैया, कंडीशन किस में implied है, कंडीशन सिर्फ लगती है implied only in a contract of sale of eatable and provisions, तो जो खाने वाली चीज है उसी के ऊपर लगता है। In such case the goods are supplied must not only answer to description and be mercantile but also be wholesome, ठीक है। मतलब खाए ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो गई हो, ठीक है। मतलब देखो पहले तो डिस्क्रिप्शन की जैसी होनी चाहिए, दूसरा मर्केंटाइबल होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो होलसम भी होनी चाहिए। होलसम का मतलब ये होता है कि वो आप एक्चुअल में उसे कंज्यूम कर सको ऐसी होनी चाहिए, बिगड़ी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप कोई चीज परचेज कर रहे हो जो एक्सपायर डेट ऑलरेडी उसकी निकल चुकी है, ठीक है, बट आपको वो चीज बेची जा रही है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कर सकते हो, उसे रिटर्न भी कर सकते हो। इन अदर वर्ड द गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन अदर वर्ड्स गुड्स फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ठीक है, मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखो आपको चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है, आगे ऐसे भी दिया, यहाँ पे चार्ट में भी हिसाब से दिया, तो आप इससे भी रिवाइज कर सकते हो। अभी अपन बात करते हैं इम्प्लाइड वारंटी के बारे में, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन का मैं फिर से बता देता हूँ कौन सी चीज थी, आ जाओ। सबसे पहले अपन ने देखा था टाइटल वाला, ये रहा कंडीशन टू टाइटल। दूसरा अपन ने देखा था कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन जैसा गुड्स होना चाहिए। तीसरा कंडीशन टू सैंपल, सैंपल जैसा होना चाहिए। चौथा डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, मतलब दोनों अगर दिखाए तो दोनों जैसा होना चाहिए। फिर कंडीशन टू फिटनेस और क्वालिटी, फिटनेस और क्वालिटी में बायर भी, लेट बायर भी अवेयर, मतलब बायर रिस्पॉन्सिबल मानेंगे बट सेलर 3 केसेस में रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। पहला, हमने उसको अपना पर्पस बताया है, ठीक है। दूसरा, हमने भैया उसकी स्किल और जजमेंट पे ट्रस्ट किया। तीसरा, उसने हमारी कंसेंट तो ले ली बट फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से। फिर हमने देखा कंसेंट एज अ मर्केंटेबिलिटी, मतलब वो मार्केट में चले ऐसा गुड्स होना चाहिए, अगर वैसा नहीं होगा तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। फिर कंडीशन एज अ होलसमनेस, मतलब वो ईटेबल चीजों के ऊपर लगता है और वो एक्सपायरी डेट वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसे खा भी ना सके, ठीक है। तो ये था कंडीशन। अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड वारंटी के बारे में, आ जाइए, लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, सीधा नीचे आ जाते हैं और डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ते हैं। Warranty of quiet possession, warranty of quiet possession. In the contract of sale, there is a implied warranty that the buyer shall have and enjoy the quiet possession. बायर के पास क्या होना चाहिए, implied condition की बायर के पास क्या आ जाना चाहिए, उसके पास क्या आ जाना चाहिए, पोजीशन आ जानी चाहिए ऑफ द गुड्स, गुड्स का पोजीशन उसके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। ये implied condition, implied क्या बोलते हैं, implied warranty है। In case of buyer is in the way of disturbed, ठीक है, अगर बायर के पास वो नहीं आता है, he has a right to sue the seller for damages, अगर उसके पास, ठीक है, स्पेसिफिक डेट पे उनके पास जो पोजीशन और राइट नहीं आता यूज करने का, ठीक है, तो बायर क्या कर सकता है, उसके ऊपर डैमेजेस शू कर सकता है। आपने कोई चीज परचेज करी और आपको वो अर्जेंटली जरूरत थी क्योंकि उसका आपको कोई काम था, उससे आप अर्न करने वाले थे, अगर आप वो आपको नहीं मिल रहा राइट टाइम पे और आप उसे यूज नहीं कर सकते, आपके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको डैमेजेस हो उसको आप क्लेम भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अ वारंटी फॉर फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूब्रेंस, ठीक है। अब क्या कहना चाहता है, देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस और एनक्यूम्ब्रेंस, एनक्यूम्ब्रेंस और चार्जेस का मतलब क्या होता है, लोन लेना, ठीक है। लोन या ऐसे कोई चार्जेस से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अब देखो, आपको कोई चीज बेच दी और उसके ऊपर ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो अब लोन वो नहीं भरेगा तो आपका गुड्स ऑलरेडी बैंक लेके जाएगा, तो ना आपके हाथ में गुड्स आएगा ना पैसा आएगा, आप पैसे दे चुके हो सेलर को और गुड्स कौन लेके जाएगा, बैंक लेके जाएगा, क्योंकि बैंक क्या बोलेगा, भैया इसका ओनर, फर्स्ट ओनर हम हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर भैया लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये एज्यूम करके चलते हो कि गुड्स के ऊपर कोई भी लोन नहीं होगा, ठीक है, अगर लोन होगा तो जो भी डैमेजेस होगा वो आप सेलर से क्लेम कर सकते हो, ठीक है, इन अ फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी where there is a breach, where there is a breach of this implied warranty, रेमेडी ऑफ द बायर इज टू sue फॉर damages, मतलब आप damages, सिंपल सी बात है, अगर वारंटी नहीं होती तो आप damages ले सकते हो, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। चलिए आ जाइए, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज वारंटी एज टू फिटनेस, यहाँ पे भी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अपन ने कंडीशन वाले में देखी थी। देखो, अगर कंडीशन में अगर क्वालिटी की बात करें तो मेन गुड्स की बात है, अगर यहाँ पे बात करें तो कोई फीचर की भी बात हो सकती है, ठीक है, तो वो भी क्वालिटी में आ सकता है, बट वो अपन को समझ में आता है कि वो पूरा गुड्स रिप्लेस इसके कारण नहीं होगा, माइनर चीजों के कारण। एन इम्प्लाइड वारंटी और अ कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्पज में बी annexed by usage of a trade, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग अ डेंजरियस नेचर ऑफ द गुड्स, अगर डेंजरियस नेचर का गुड्स है तो सेलर को बायर को बताना पड़ेगा, सेलर को बताना पड़ेगा किसको, बायर को, कि भैया ये डेंजर चीज है, इसको यूज करना और ऐसे यूज करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी, थर्ड implied warranty on the part of the seller is that in case of goods sold are dangerous in nature, मतलब वो डेंजर है, मस्ट वॉर्न इग्नोरेंट बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, मतलब उसको क्या करना चाहिए, उसको वारंट करना चाहिए, मतलब उसको वॉर्न करना चाहिए कि भैया ये डेंजर है और इससे दूर रहिएगा और इसको ऐसे यूज करना है, ठीक है। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ दिस वारंटी द बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम, ठीक है, बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम, इफ देयर इज अ ब्रीच बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द इंजरीज कॉज टू हिम, अगर उसको कोई इंजरी की है हुई है तो वो क्या कर सकता है, वो इसका कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या पढ़ना है, आ जाओ, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, यहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए रख देता हूँ। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंजॉय करिए। चलिए, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर से करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर से चेक करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।